हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 201 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, How much you sit with the knowledgers, the experience is found only after being stupid। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा जो है बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो दोस्तों उसका रिलेशन है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 ठीक है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। और इसके तहत दोस्तों राष्ट्रीय हित में किसी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत, जो कि उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों समर्थित प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत की गई है। दोस्तों इनमें जो है वित्तीय स्रोतों का विवरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन जो है स्थायी ना हो और निश्चित अंतरालों पर उसका जो है पुनरावलोकन और समायोजन किया जाए। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि किस प्रत्यक्ष उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो दोस्तों वह थे न्यायाधीश HR खन्ना। ठीक है दोस्तों, 8वें जो विधि आयोग है, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जो हैं HR खन्ना, इन्होंने आयोग की 80वीं रिपोर्ट ठीक है, 80वीं रिपोर्ट जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके, इसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। बताइए दोस्तों कितने टाइम के लिए। तो वह है 3 माह तक। दोस्तों भारत में निवारक निरोध जो कि है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, जो कि दोस्तों बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के ठीक है, बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक, जो कि कहता है दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 22(4), इसके अनुसार दोस्तों बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों जो अनुच्छेद है 22(7), इसके तहत दोस्तों संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों और निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह जो बात है लागू नहीं होती। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। बताइए दोस्तों किसे। तो वह करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपने पद की शपथ लेने के बाद ठीक है 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है, और इससे पूर्व जो है दोस्तों यह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है दोस्तों अनुच्छेद जो 217(1) का है ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साथ ही दोस्तों उसे जो है सिद्ध कदाचार या असमर्था के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इसके द्वारा दोस्तों पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों वह है अधिकरण न्यायाधीश।
दोस्तों अनुच्छेद जो 236 का है, ठीक है, इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। और दोस्तों नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश और दोस्तों लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है, ये सब शामिल हैं। और दोस्तों जो अधिकरण न्यायाधीश है इनमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 233। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में, ठीक है, जिला न्यायाधीश जो कि है डिस्ट्रिक्ट जजेस, इस शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और दोस्तों अनुच्छेद जो 230 है, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। और दोस्तों अनुच्छेद 231 जो कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो प्रयागराज उच्च न्यायालय जो कि लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, किस प्रकार का है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह था स्वत्वाधिकार मुकदमा, ठीक है, टाइटल सूट। दोस्तों बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद है प्रयागराज उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे जो कि टाइटल सूट है इसके रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दोस्तों 2 समुदाय ने बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि की ज़मीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। और दोस्तों वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो दोस्तों वह है उत्प्रेक्षण। दोस्तों उत्प्रेक्षण एवं प्रतिषेध याचिका जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। जबकि दोस्तों यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेक्षण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो दोस्तों वह है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। दोस्तों प्रतिषेध जो है रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है। दोस्तों जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय जो है प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा है वह? तो दोस्तों वह है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। दोस्तों अन्य क्षेत्राधिकार जो हैं, ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं, ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। और दोस्तों संघ और राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक और एकमेव क्षेत्राधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। परंतु दोस्तों जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, उच्च न्यायालयों का भी है, याद रखिएगा दोस्तों। ये है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, या उस रिट यानी कि याचिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहलाती है मैंडमस।
मैंडमस यानी परमादेश, इसका आशय है दोस्तों हम आदेश देते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस याचिका द्वारा जो है कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यानी कि अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु करना चाहिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों वह है मूल अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। दोस्तों इसके हेतु जो है उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और जो उच्च जो न्यायालय है दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को दी गई है किसके अंतर्गत? वो है दोस्तों अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को दी गई है अनुच्छेद 226। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को ही जो है संविधान का संरक्षण या अभिभावक कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं यानी संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं? तो दोस्तों उनकी संख्या है 3। दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे न्यायालय हैं उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं, जो कि दोस्तों फर्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय जिसमें है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। नेक्स्ट है दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय जिसमें है महाराष्ट्र और गोवा। उसके बाद है दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा जिसमें शामिल है पंजाब और हरियाणा। याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो दोस्तों उनका जो नाम है वह है PR रामचंद्र मेनन। दोस्तों PR रामचंद्र मेनन जो है 6 मई 2019 से ठीक है इस पद पर हैं। 6 मई 2019। दोस्तों फर्स्ट इसमें दिया हुआ है राजीव गुप्ता, जो कि दोस्तों 2 फरवरी 2008 को ठीक है 2 फरवरी 2008 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता जो हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो दोस्तों वह है मुंबई। दोस्तों मुंबई जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा तथा दादर और नागर हवेली ठीक है दादरा और नागर हवेली। नेक्स्ट दोस्तों दमन और द्वीप तक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप कर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो दोस्तों वह है कोलकाता का। दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर जो है कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी दोस्तों सर्किट बेंच यानी पीठ पोर्ट ब्लेयर में है। और दोस्तों वर्तमान में जो है 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी आधिकारिकता एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। और दोस्तों ये कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय, नेक्स्ट है कोलकाता उच्च न्यायालय, थर्ड है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, फोर्थ है केरल उच्च न्यायालय, फिफ्थ है मद्रास उच्च न्यायालय, सिक्स्थ है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एंड सेवंथ है दोस्तों जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? तो दोस्तों वह है प्रयागराज उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों प्रयागराज जो उच्च न्यायालय है इन्होंने रहमतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी जो कि 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का जो तलाक है ठीक है पवित्र कुरान और भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। और दोस्तों मुस्लिम महिलाएं ठीक है अधिनियम 2019 के तहत दोस्तों विवाह पर अधिकारों के संरक्षण ये जो अधिनियम था 2019 इसके तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? तो दोस्तों वह है संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी उपरोक्त सभी अधिकार। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा संबंधी जो है रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु दोस्तों जहां उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो कि था दोस्तों अनुच्छेद क्या था 226, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है दोस्तों इसको जो है दोस्तों क्या किया गया था, उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है वह। और दोस्तों वहीं जो है उच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 200 क्या है, उच्चतम जो दोस्तों उच्च न्यायालय है वह है अनुच्छेद 226, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय है जो कि है अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों सहित जो है दोस्तों अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटों का निकाल सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है? तो दोस्तों वह जो है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता से अधीन होता है। दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। फर्स्ट दोस्तों वह जो है न्यायिक कार्य करता है और सेकंड दोस्तों वह जो है प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। दोस्तों प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन और नियंत्रण करता है। और दोस्तों इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह जो है अन्य न्यायाधीशों की रिटों यानी कि उनकी अधिकारिकता में आता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।